हेलो बच्चों। मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। तो आज जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो यूनिट सेकंड का जो आपका बीएससी सेमेस्टर कौन सा है, फिफ्थ सेमेस्टर है जो आपका अकॉर्डिंग टू जीडीसी, अकॉर्डिंग टू जम्मू यूनिवर्सिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका रामनगर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका यूनिट टू का जो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा ये वाला टॉपिक, जिसका नाम है लार्मर प्रिसेशन। लार्मर प्रिसेशन। देखो, लार्मर प्रिसेशन नाम लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, पर काम उतना ही आसान है इसका, लार्मर प्रिसेशन का। देखो, ज़रा सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। आपको जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। अगर कोई भी एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है, और वो क्या अपने एक ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अपने एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब उसका मोशन कैसा है, एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन है उसका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमता है तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी क्या होती है, क्या होती है, मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। तो अब अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो इसके पास लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा। आप मुझे बताओ ज़रा, इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि ये तो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है ये, ठीक है, या फिर रोटेटरी मोशन। अच्छा, अब अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जिस प्लेन पे ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, जैसे ये कॉपी का पेज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे ड्रा करते हैं, जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस जो ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ये मैंने बना दिया इसका एंगुलर मोमेंटम, और उसको किससे डिनोट करते हैं, एल वेक्टर से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बताई है हमने। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम कैसे आया और ये मोमेंटम क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए उसके पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी इसमें। क्या कर किया, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, जिसका नाम मैं किससे लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, बी वेक्टर से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे लगाई हुई है, परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या होगा, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना किसी भी एटम को, ठीक है, एटम हो गया या इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एटम को मैग्नेटिक फील्ड देना मतलब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड देना, कैसे, क्योंकि एटम के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वो भी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का वो क्या करने लगेगा, इसके अराउंड गोल गोल घूमने लगेगा। मतलब जो ये एंगुलर मोमेंटम है ना इलेक्ट्रॉन का, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड गोल गोल घूमने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसेस। क्या बोलते हैं, प्रिसेस। एंगुलर मोमेंटम है जो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसेस। अच्छा, तो अब आपको क्या बात समझ आई, तो देखो ये एक जगह से ऐसे फिक्स है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, और ये गोल गोल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये फिक्स है एंगुलर मोमेंटम, तो ये गोल गोल कैसे घूमेगा, इस तरह से पूरा गोल गोल घूमेगा ऐसे। तो अगर जब ये गोल गोल घूमेगा तो इधर से ये कैसे घूमेगा, ऐसे गोल गोल, ठीक है। तो उसके लिए एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम कैसे बना लेते हैं, देखना ज़रा, ये हमने बना लिया कि क्या हो रहा है, ये हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और कैसे घूम रहा है, एक
कोन की शेप में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है, एक कोन की शेप। कोन की शेप ही बनेगी ना, क्योंकि एक एंड से तो फिक्स था ये एंगुलर मोमेंटम, और दूसरे अगर यहाँ से फिक्स है ये एंगुलर मोमेंटम, तो जब ये लाइन गोल गोल घूमेगी इस साइड से, तो ये कैसे घूमेगी आप देख सकते हो, ऐसे करके, तो एक कोन की शेप बनेगी। तो ये बन गई वो कोन। तो इसको ही क्या बोला जाता है, लार्मर प्रिसेशन। लार्मर प्रिसेशन में आपने क्या देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या करता है, प्रिसेस करता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ठीक है, कब, जब हमने उस एटम को क्या लगाई हो, मैग्नेटिक फील्ड दी हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसेशन बोलते हैं। अब ये एंगुलर मोमेंटम गोल गोल घूम रहा है, ये जो लाइन है इधर आपको दिख रही है, ये गोल गोल घूम रही है, तो इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसके पास कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी को किससे लिखते हैं, ओमेगा एल से। जो ये एंगुलर मोमेंटम है तो गोल गोल घूमेगा, तो इसके पास कोई फ्रिक्वेंसी भी होगी ना, कि एक सेकेंड में कितना घूमता है ये। ठीक है, उसको बोला जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा एल से। और वो कितनी होती है, ई बी अपॉन 2m। ई बी अपॉन 2m, वियर ये ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, वो ई होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, और m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से, ये हमें प्रूव करना है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, कभी कभी इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जो ये एंगुलर मोमेंटम गोल गोल घूमता है, और वो आती है इतनी। और ये हमें किसने बताया, लार्मर ने। और इसको हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है कि ये रिलेशन कैसे आता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा था, एक ऑर्बिट में घूम रहा था, और इसके पास कौन सा मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम। तो उस मोमेंटम को हम कौन कौन सा मोमेंटम बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल एक ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो भी कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या यहाँ तक बात समझ आई। और लार्मर प्रिसेशन क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी एटम को, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगता है या प्रिसेस करने लगता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसेशन। और वो जो एंगुलर मोमेंटम गोल गोल घूमता है उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या बोला जाता है, ओमेगा एल। और इस जो जिसकी वैल्यू क्या आती है, ई बी अपॉन 2m। ये बातें मैंने आपको अभी तक यहाँ तक बताई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस एक्सप्रेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है करंट किसके बराबर होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, करंट। और करंट हमें पता है किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम के बराबर करंट होती है। तो देखो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या आएगी, चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे, ई। और टाइम कितना है, टी ले लेते हैं, लेट इट भी। तो करंट की वैल्यू आई हमारे पास ये, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन टी। क्या यहाँ तक डाउट है कोई। अच्छा, अब इसके बाद अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें पता है टाइम। टाइम किसके बराबर होता है, अगर आपको स्पीड का फार्मूला आता है तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ये बात समझ आ रही है। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड को अगर लिखा जाए तो स्पीड किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस, ज़रा देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, खुद बताओ। ये अगर सर्कुलर पाथ मान लें हम, तो सर्कल का पाथ कितना होता है, जो सर्कल का जो पूरा ये सरकमफ्रेंस है या पैरामीटर है, ये कितना है, क्या फार्मूला होता है उसका, 2πr। तो इलेक्ट्रॉन 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर r इसका रेडियस हो तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2πr। तो टाइम किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस मतलब 2πr अपॉन स्पीड। स्पीड हम मान लेते हैं v, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो करंट की क्या वैल्यू आएगी, टाइम तो हमने निकाल दिया 2πr अपॉन बी। करंट हमारे पास क्या है, ई अपॉन टी। तो टी को कहाँ भरना है, इस टाइम को यहाँ पे भरना है। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू, देखते जाना, ई अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 2πr अपॉन बी। तो क्या भरेंगे, 2πr
अपान वी, तो अपान वी वो भी कहाँ चल जाएगा ऊपर, और करंट की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ई वी अपान 2 पाई आर। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आई? अच्छा, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब एक और सिंपल सी बात करते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है ना किसी ऑर्बिट में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में तो करंट इसका मतलब क्या है, इस लूप में या इस सर्कुलर पाथ में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर इस सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो हो रही है तो ये क्या एक्ट करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या एक्ट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल। उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। मान लो ये कोई एक सर्कुलर लूप है, यही सर्कुलर लूप लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट कैसे फ्लो हो रही होगी इसमें, वो क्लॉकवाइज। मतलब करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो करंट फ्लो हो रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर इसको मैं नीचे से देखूँ डायग्राम को, कैसे, ज़रा इस पेज पे ज़रा देखेंगे, इसका उल्टा देखें, तो यहाँ पर ही अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ये वाली, आप भी अपने पेज पर ये ट्राई करना ज़रूर। तो अगर मैं यहाँ पर उल्टा देखूँ, इसको नीचे से देखूँ, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे सब कुछ क्या दिखने लगेगा, उल्टा दिखने लगेगा। मुझे कैसे दिखने लगेगा, उल्टा दिखने लगेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा अगर मैं इसके बैक साइड पे देखूं, मतलब उल्टा देखो, जैसे ऐसे देख रहा था तो करंट मुझे दिख रही थी कैसे, क्लॉकवाइज। पर जब मैंने इसको इस सरफेस को देखा उल्टा, तो करंट कैसे दिख रही है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। अब ज़रा देखो, तो मतलब ऊपर वाला एंड कैसे फ्लो हो रही है करंट इसमें, अगर ऊपर वाले एंड की बात करें तो करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो और अगर नीचे वाले एंड की बात करें तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बात समझ आई? अच्छा, अगर ऊपर वाले फेस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो ऊपर वाला जो ये सरफेस है इस लूप का, इस सर्कुलर पाथ का जो ऊपर वाला फेस है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ये क्या बिहेव करता है, ये क्या बिहेव करता है, एक पोल बिहेव करता है। कौन सा पोल बिहेव करता है, अब देखेंगे। करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो देखो ज़रा, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर देखो साउथ पोल में ध्यान से देखो और नॉर्थ पोल को ध्यान से देखो, तो अगर हम नॉर्थ पोल को देखें तो इसमें करंट कैसे घूम रही है, करंट की डायरेक्शन को देखो ज़रा, डायरेक्शन देखो, और साउथ पोल में भी डायरेक्शन देखो। साउथ पोल में डायरेक्शन दिख रही है क्लॉकवाइज, तो मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा क्या बिहेव करेगा, साउथ पोल, और ये वाला पोर्शन कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि इसमें करंट कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और बैक वाले पोर्शन में या नीचे वाले सरफेस में करंट कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये जो पूरा हमारे पास लूप है, ये या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ये एक एक्ट कैसे करेगा, कितने पोल हैं, दो पोल हैं, तो ये क्या बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरह भी, सॉरी, एक डाईपोल की तरह बिहेव करेगा। और कैसा डाईपोल, मैग्नेटिक डाईपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाईपोल की स्ट्रेंथ किससे देखी जाती है, मैग्नेटिक डाईपोल की स्ट्रेंथ देखी जाती है मैग्नेटिक डाईपोल मूवमेंट से, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन आई ए। क्या फार्मूला होता है उसके लिए, एन आई ए। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई मतलब कितनी करंट फ्लो हो रही थी, और ए मतलब उस लूप का एरिया कितना है। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एन इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, एक, एन आ गया 1, करंट क्या है हमारे पास आई, और एरिया कितना है सर्कुलर पाथ का, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास कितनी आई है, आई पाई आर स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखो, आई की क्या वैल्यू है हमारे पास करंट की, ये हमने निकाली ऊपर, तो आई की वैल्यू भरेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में, तो ये क्या आएगी, देखो अब ज़रा, आई क्या है, ई वी अपान 2 पाई आर। ठीक है, और आगे किसके साथ मल्टीप्लाई है, पाई आर स्क्वायर के साथ। तो देखो ज़रा, आर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आई, ई बी अपॉन, सॉरी, ई बी आर अपॉन 2। अच्छा, अब हमने यहाँ पर बात की थी जो हमारे पास ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखना, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई है जो कितनी है, ई वी आर अपॉन 2। अगर मैं इसको एम से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करूं तो ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर हमारे पास क्या बन गया है,
ई इंटू एम बी आर अपान 2m। और एम बी आर क्या होता है, एम बी आर होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसका फार्मूला क्या होता है एम बी आर। तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या फार्मूला बना, ई इंटू एम बी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। क्या यहाँ तक बात समझ आई? ये हमने क्या निकाल दी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये पता चला डाइपोल कैसे बना, क्योंकि इसका ऊपर सरफेस क्या बिहेव कर रहा है, साउथ पोल, और नीचे वाला सरफेस क्या बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो दो पोल्स हैं, तो दो पोल्स हों जब तो उसको क्या बोला जाता है, डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल की स्ट्रेंथ कितना शक्तिशाली है वो डाइपोल, उसकी स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसको सॉरी फार्मूला नहीं, उसका जो मतलब होता है कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल की हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, कितना शक्तिशाली है वो, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और उसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू एल से, और उसका फार्मूला क्या होता है, एन आई ए। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, एन आई ए, तो एन इलेक्ट्रॉन एक था, करंट आई, और एरिया कितना है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा अभी यहाँ तक। अच्छा, अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो हमने निकाल दी। अच्छा, अब ज़रा इस डायग्राम को देखना है ध्यान से, इस डायग्राम को देखना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो मान लेते हैं कि इसने स्मॉल टाइम डी टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया किसने, इस एंगुलर मोमेंटम ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, और इस जिसको मैं किससे लिख रहा हूँ, डी एल, स्मॉल डी एल से। अच्छा, और कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, डी टी टाइम में। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, और यहाँ से भी मैं इसको और इसको भी मैं जोड़ दूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास एंगल मिल रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ डी फाई। क्या लिख रहा हूँ उसको मैं, डी फाई। अब ये डी फाई एंगल क्या है, ज़रा इस ट्राइंगल को, अब ये देखो क्या बन गई हमारे पास एक ट्राइंगल। तो ज़रा ट्राइंगल को देखना ध्यान से, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, ये क्या है, डी एल, यहाँ पर क्या एंगल मानना है हमने इसको, डी फाई। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखना है आपने इस ट्राइंगल में डी फाई एंगल किसके बराबर होता है, एंगल मतलब ये एंगल क्या है, बेसिकली यहाँ से यहाँ चीज़ गई तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया, इतना एंगल ट्रेस किया। यहाँ से जब एंगुलर मोमेंटम इधर था, इधर से जब ये यहाँ पहुँचा तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया है, डी फाई। तो इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंगुलर, इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है डी फाई को। ठीक है, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक डी एल, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जब यहाँ से यहाँ गया तो कितना एंगल ट्रेस किया, डी फाई। तो ये आ गई हमारे पास क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई। अब डी फाई अगर इस ट्राइंगल को देखें तो हमें एक फार्मूला पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा होता है, क्या, एंगल किसके बराबर होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस के बराबर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है हमारे पास, डी एल, और रेडियस क्या है, ये वाली लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ। अब मेरे पास तो ये वाली लेंथ नहीं है, तो इस लेंथ को कैसे निकालेंगे अब हम, ज़रा हम इस ट्राइंगल को देखें। अब तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मेरे को ये लेंथ चाहिए है, ये लेंथ। ठीक है, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। अब इस लेंथ को निकालने का तरीका क्या है, अब देखो ज़रा पहले, अब मैं इस ट्राइंगल को देखूँ ज़रा ध्यान से, ये ट्राइंगल है मेरे पास, है ना, यहाँ पर एंगल कितना है 90, यहाँ पर मैंने एंगल कितना माना, थीटा। ये लेंथ चाहिए है मुझे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर भी है और एंगल भी है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ज़रा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा किसके बराबर आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ज़रा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ज़रा परपेंडिकुलर तो ये लेंथ है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज ज़रा देखो ये कितना है, एल। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगी, ज़रा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये रहा हाइपोटेन्यूज आपके पास। ठीक है, ये वाली लेंथ, और ये कितनी है, एल।
देखो बेसिकली जहाँ पर दोनों एंगल होते हैं उसको बोला जाता है बेस। आधे बच्चों को मन में आ रहा होगा ये तो बेस है, हाइपोटेन्यूज तो ये है, बट ये और ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने इसको भी क्या मान के चल रहे हैं, इतनी सीधे तक लेंथ को भी क्या मान के चल रहे हैं, एल। तो अब देखो साइन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये इधर चला गया तो क्या है हमारे पास, एल साइन थीटा इजिकल टू क्या, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली लेंथ भी मिल गई और ये कितनी है हमारे पास, एल साइन थीटा। अब जो हम कर रहे थे डी फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या होती है हमारे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली साइड भी हमने निकाल दी। अब हम बोल रहे थे एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये वाली लेंथ भी निकाल दी, एल साइन थीटा आई। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितनी है dl और रेडियस कितना है, जरा देखो यहाँ पे रेडियस कितना है, l साइन थीटा, ये भी हमने निकाल दिया। क्या निकाला हमने, डी फाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर आई, अगर ज्योमेट्री यूज की हमने, dl मतलब आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस था नहीं तो रेडियस को हमने इस ट्राइंगल को कंप्लीट करके ये भी वैल्यू निकाल दी, एल साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट हमें पता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो, हमें क्या पता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसे निकलती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, चलो ये मुश्किल लगेगा, थोड़ा आसान करते हैं। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमने निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे केस में, डी फाई अपॉन टी, तो ये लिख दिया। तो डी फाई कितना है यहाँ से हमारे पास, डी फाई हमारे पास यहाँ से आया, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आया, ओमेगा एल इंटू डी टी। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। तो हमारे पास अब एक तो हमने ज्योमेट्री का यूज़ किया और एक सिंपली मैथ्स का फार्मूला यूज़ किया, जो क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला यूज़ किया कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो क्या आया हमारे पास, देखो ज़रा, डी एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल, डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल डी टी। ठीक है, अब ये डी टी को इस साइड ले जाओ तो ओमेगा एल किसके बराबर आया, विच इंप्लाइज ओमेगा एल इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इधर ले आया और आगे क्या है, एल साइन थीटा। क्या ये है हमारे पास, ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, अब डी एल मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाई थी जो ये वाली, यहाँ से यहाँ तक इसको डी एल लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर दिया इसको, अब आगे बात करते हैं क्या, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला है। अब देखो कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, आपको पता है जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है, टॉर्क एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है, टॉर्क, क्योंकि जैसे रोटेटरी फोर्स या रोटेशनल फोर्स को ही क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। क्योंकि देखो जैसे जब कोई चीज़ मोशन में हो तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और अगर कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, जिसको हम रोटेटरी फोर्स को ही क्या बोला जाता है, टॉर्क। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, डी एल अपॉन डी टी। क्या होता है टॉर्क का फार्मूला, डी एल अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट आल्सो टॉर्क का एक और फार्मूला होता है क्या, ये देखो ये कैसे कहाँ से आया फार्मूला। अब ये अगर मैं सीधी बात करूँ तो अगर न्यूटन का सेकंड लॉ पता है तो फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर फोर्स और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर फोर्स को अगर रोटेटरी फोर्स बनाना है तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, टॉर्क। और अगर लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बनाना है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अब पी की जगह पे एल, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये फार्मूला उधर से आया। और एक और फार्मूला क्या होता है हमारे पास टॉर्क के लिए, टॉर्क के लिए हमारे पास एक और फार्मूला क्या है, म्यू एल इंटू बी साइन थीटा। टॉर्क का एक फार्मूला तो ये आया न्यूटन के लॉ से, और एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, म्यू एल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इंटू ये क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड और इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब इन दोनों को भी कंपेयर करो ज़रा, तो टॉर्क का एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, तो डी एल किसके बराबर, डी एल अपॉन डी टी किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड म्यू एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखना ज़रा, म्यू एल किसके बराबर था, डी एल अपॉन डी टी एल साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, म्यू एल किसके बराबर था हमारे पास, डी एल अपॉन डी टी एल साइन थीटा, बट डी एल अपॉन डी टी किसके बराबर है, म्यू एल बी साइन थीटा। तो ओमेगा एल किसके बराबर आया हमारे पास, ओमेगा एल डी एल बाई डी टी की जगह पे क्या भरना है ये, तो डी एल बाई डी टी की जगह पे क्या भरेंगे, म्यू एल बी साइन थीटा अपॉन क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एल साइन थीटा बच गया, एल साइन थीटा। अच्छा जी, अब ज़रा देखो एल साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आई, म्यू एल बी अपॉन एल। क्या ये बात समझ आई, क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? अच्छा, अब इसके बाद ज़रा यहाँ पर देखो म्यू एल किसके बराबर था ये, ई एल अपॉन 2m, तो यहाँ पर म्यू एल की जगह पे क्या भर दूंगा मैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, म्यू एल की जगह पे क्या भरेंगे, ई एल अपॉन 2m, ई एल अपॉन 2m इंटू क्या बचा है, बी अपॉन एल, बी अपॉन एल, एल और एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है, ई बी अपॉन 2m। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बट ये तो आई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, अब हमें निकालनी है लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ज़रा देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू। म्यू क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब हमारे पास म्यू एल किसके बराबर होगी, 2 पाई इंटू, बोलो ज़रा अब, 2 पाई इंटू म्यू एल, मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी है, इसको ही क्या बोला जाता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है। ठीक है, और ये यहाँ से आता है, पढ़ा भी है आपने। अच्छा, अब हमारे पास हमें चाहिए है लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये निकालनी होगी, तो इसको इस साइड ले आओ, तो ओमेगा एल अपॉन 2 पाई इंटू क्या आएगा, सॉरी ओमेगा एल अपॉन 2 पाई आ गया इधर, इज इक्वल टू म्यू एल। अब देखो ज़रा हमारे पास, आपको पता है क्या ओमेगा एल की वैल्यू है, ई बी अपॉन 2m, ई बी अपॉन 2m और मल्टीप्लाई में क्या है साथ में 2 पाई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू म्यू एल, और 2 इंटू 2 4 पाई, तो क्या हमारे पास रिलेशन आएगा लास्ट में, ई बी अपॉन 4m पाई इज इक्वल टू म्यू एल। तो ये हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ गया, और ये हमारे पास क्या था जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसको ही बोला जाता है क्या, लार्मर प्रिसेशन। और कभी कभी एग्जाम्स में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लार्मर थ्योरी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लार्मर थ्योरी भी आता है कभी कभी, और कभी कभी सिंपली आता है व्हाट इज लार्मर प्रिसेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर ऐसे आपने किया होगा तो आपका एक भी मार्क्स कहीं पर नहीं कटेगा। और इसके जो मैंने ये समझाया है, बिल्कुल पहले इसको समझना है, फिर इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हुए हैं, हैंड रिटन, वो भी मैंने खुद लिखे हुए हैं। ठीक है, जितना आसान हो सकता था मैंने इसको उतना आसान किया है, ताकि आपको पूरी एक एक बात की समझ आ जाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।